कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। अपने सपनों को साकार करने के लिए लाखों लोग शहरों का रुख करते हैं। क्या सबके सपने पूरे हो पाते हैं? आज प्रस्तुत है अपनी पहचान छोड़ते शहरों और अपनी जगह छोड़ते लोगों की कहानी। इसे लिखा है शमा खान ने। कहानी का शीर्षक है रिस्पना। शीतल भैया की अस्थियां विसर्जित करते ही मां की गगन भेदी चीख ने गंगा घाट को दहला दिया। वो हर उस जगह जाकर कलप कर रो पड़ते जहां वो बड़े भैया शीतल के साथ पहले गई थीं। छाती दरका देने वाला मां का विलाप बाबूजी को भी अपने फैसले को गलत मानकर छाती पीटने के लिए मजबूर कर रहा था। आंसू, संताप और विलाप का ये लोमहर्षक दृश्य देखने और सुनने वालों के दिलों को भी दहला देता था। भरपेट रोटी और सुविधाजनक जिंदगी की आस में 4 साल पहले ही तो बाबूजी ने हमें गांव से देहरादून बुलवाया था। नई नई राजधानी बने शहर में रोजी रोटी के अवसर मुहैया हो रहे थे। मिस्त्री और कामगारों को कई कई बहुमंजिला बिल्डिंग और अपार्टमेंट बनाने का काम मिल रहा था। जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले उद्योगपतियों, व्यवसायियों को भी मोटी कमाई का जरिया मिलने लगा था। ठेकेदार गांव से मजदूरों की खेप देहरादून लाकर कमीशन के तौर पर चांदी काट रहे थे। गांव की मोहताजी शहर में आकर मुंह छिपाने लगी थी। देहरादून के एक छोर पर पहाड़ के नजदीक बहुमंजिला अपार्टमेंट बन रहे थे। इसी के अहाते में बिना जुड़ाई की ईंटों की दीवार पर टीन की चादर डालकर 8-10 मजदूर परिवार रहने लगे। एक जैसी समस्याओं और एक जैसे समाधान ने सभी को अपनेपन के सूत्र में बांध दिया। हम तीनों भाई बहनों का नाम सरकारी स्कूल में दर्ज करवा दिया गया। पढ़ाई का अतिरिक्त खर्च बढ़ा तो मां भी पास की बिल्डिंगों में घरेलू काम के लिए जाने लगी। 9वीं की परीक्षा के बाद शीतल भैया ने मां से कहा, मैं भी कल से राजमिस्त्री का काम सीखने जाऊंगा। मेरे दोस्त अपने बाबूजी के साथ पुताई, बढ़ई और प्लम्बर का काम सीखने जाने लगे हैं। बोर्ड परीक्षा और ट्यूशन का खर्च भी निकल जाएगा। बाबूजी आग बबूला हो गए। चुप, खबरदार जो कभी ऐसा बोला तो। तुम तीनों को पढ़ा लिखा कर नौकरी करने के लायक बनाने के लिए ही तो हम गांव छोड़कर शहर में हड्डियां तोड़ रहे हैं। तुम गरीबी और अभावों के दलदल में ही पड़े रहना चाहते हो तो चलो कल से मेरे साथ काम पर चलो। ठेकेदारों से हेरा फेरी, छल कपट और झूठ का सबक सीख लेना। ये कहते हुए गुस्से से थाली पटक कर झोपड़ी से बाहर निकल गए थे बाबूजी। शीतल भैया और मां सकते में आ गए। मैं चुपचाप छोटी बहन का हाथ पकड़कर झोपड़ी से बाहर खिसक गया। शीतल भैया अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम दोनों भाई बहनों की पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखते। उनकी निगरानी और सतर्कता हम दोनों भाई बहन को ऊपर की कक्षाओं में पहुंचाती रही। शीतल भैया 10वीं कक्षा में अव्वल दर्जे से पास हो गए, लेकिन मैं टीवी, मोबाइल गेम और दोस्तों के साथ समय गंवाता 8वीं में ही रह गया। छोटी बहन पास होकर मेरी ही कक्षा में आ गई। नए अपार्टमेंट का भूमि पूजन करने आए लोगों की बड़ी बड़ी चमकती गाड़ियों की चकाचौंध ने हमारी आंखों को चौंधिया दिया। कुछ ही दिनों बाद ठेकेदार ने मजदूरों को झुग्गियां खाली करने का फरमान सुना दिया। अभी हमने सामान निकालकर बोरियों में भरना शुरू ही किया था कि जेसीबी के लोहे के हाथों ने हमारी झोपड़ियों का अस्तित्व ही मिटाना शुरू कर दिया। फ्लैट मालिकों के बच्चों के खेलने के लिए वहां पर पार्क बनाया जा रहा था। 25,000 रुपए लेकर भूमाफिया के गुर्गों ने हम बेघर हुए मजदूरों को रिस्पना नदी के किनारे 10 बाई 15 फुट के जमीन के टुकड़े दे दिए। आनन फानन में रिस्पना के किनारे पन्नियों की छत वाली झुग्गियों से चूल्हे की लकड़ी का धुआं उठने लगा। ये तो बाद में पता चला कि वो नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा था। ऐसा ही कब्जा देहरादून के बीच में बहती रिस्पना नदी के किनारे मीलों तक फैला हुआ था। ये बस्तियां देहरादून शहर के मखमली लिबास पर टाट के पैबंद की तरह लगती थीं। रोजमर्रा के लिए हमें पानी आधे फरलांग दूर से प्लास्टिक की बाल्टियों में लाना पड़ता था। दिशा मैदान के लिए हमें मुंह अंधेरे नदी के किनारे पत्थरों और झाड़ियों की ओट में जाना पड़ता था।
तेज हवा चलती तो मल की दुर्गंध झोपड़ियों में बेशर्मी से घुस जाती थी। मजदूरों के बच्चे दिन भर कबाड़ चूमते और शाम को रिस्पना की छाती पर हुड़दंग मचाते। जून के तीसरे हफ्ते शहर की फिजाओं में बिजली चमकाकर और बादल गड़गड़ाकर बारिश ने अपने आगमन की सूचना दी। मेरा खिलंदड़ी मन मयूर की तरह नाच उठा। नदी की धारा में घंटों नहाऊंगा, छपाक छपाक, ये कल्पना भी मन में आकार ले ही रही थी कि बरखा की बूंदें रिस्पना के गोल गोल पत्थरों को भिगोने लगी। देखते ही देखते मरियल सी धारा सूखी पड़ी नदी के सीने पर बहने लगी। मैं अधरंगे बच्चों के साथ पंजे डूबने वाले पानी में छप छप करके कूद ही रहा था कि शीतल भैया ने बाह पकड़कर मुझे बाहर खींच लिया। पहले सप्लीमेंट्री की तैयारी कर लो, पास होने के बाद नहाना। मां आसपास के फ्लैट्स में चौका बर्तन करने लगी, बाबूजी मिस्त्री के काम में खपने लगे। बारिश रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगी। जुलाई के मध्य में 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। नदी की धारा चौड़ी होने लगी। सुबह सुबह धड़ाम की आवाज ने सबको चौंका दिया। झांक कर देखा तो हमारी झोंपड़ियों का संरक्षक और नींव का पुश्ता गिर पड़ा था। नदी का पानी उछल उछल कर झोपड़ियों में मिट्टी के फर्श पर पड़ी चीजों को अपने साथ बहाकर ले जाने को आतुर होने लगा। एकाएक तेज गति से उफनती नदी का पानी किनारे की बस्तियों में घुस गया। घरों का सामान गलियों में तैरता हुआ नदी में समाने लगा। हम दोनों भाई बहन बदहवास से घुटने भर पानी में चलकर बड़ी मुश्किल से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। तभी कोई जोर से चिल्लाया, जल्दी से ऊपर आओ सब, पीछे से बहुत तेज पानी आ रहा है। लोग नदी के तट को छोड़कर बेतहाशा ऊंचाई की तरफ भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। रिस्पना का तेज बहाव झोपड़ियों को उखाड़कर ईंटों के घरों की टीन की चादरों को कागज की तरह बहाकर ले जा रहा था। हाहाकार मचा हुआ था और लोग बचाव के लिए चिल्ला रहे थे। उस दिन मां बापू दादाजी की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करने हरिद्वार गए हुए थे और शीतल भैया कोचिंग क्लास। हम ऊपर पहुंच भी नहीं पाए थे कि ऊपर पुल की तरफ से दोस्त रोशन दौड़ता हुआ नीचे बस्ती की तरफ आया। मुझे देखकर वो जोर से चिल्लाया, कबीर कबीर, वहां पुल पर। उसकी धौंकनी सी चलती सांस में शब्द अटक गए। मैं बहन का हाथ पकड़कर गिरता पड़ता ऊपर पहुंचा तो रोशन मेरा हाथ खींचकर पुल की तरफ दौड़ने लगा। पुल डूब गया था। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। नदी का विकराल रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोनों किनारों पर पुलिस की गारद खड़ी थी। रोशन ने चिल्लाकर पूछा, कबीर, तेरा भाई नीली कमीज पहने था ना? मैंने बदहवासी में उसे झंझोड़ते हुए पूछा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझे ज्वालामुखी सा विस्फोटक जवाब मिला, वो पुल पार कर रहा था। बस्ती के 2 लड़के और थे, तीनों साइकिल सहित नदी में बह गए। ये सुनकर मैं कीचड़ में ही सिर पकड़कर धम्म से बैठ गया। झोपड़ी बह गई और जवान बेटा नदी में डूब गया। सुनते ही मां पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उम्मीदों के चिराग बुझ गए, ख्वाब किरचियों में बदल गए। बस्ती की मजबूर महिलाओं का करुण विलाप और पुरुषों के असमर्थ और मायूस से चेहरे उफनती नदी को अपलक निहार रहे थे। एक तो बारिश, दूसरे असमर्थता का संताप बस्ती वालों को दर्द में डुबोने लगा। 3 दिन के बाद नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ तो पुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर तीनों लाशें पत्थरों के बीच फंसी अलग अलग जगह मिली। नीली कमीज वाली लाश की शिनाख्त मेरे बड़े भाई शीतल के रूप में हुई। मां का छाती पीट पीट कर रोना, बाबूजी की पत्थर हुई आंखों के दर्द का सैलाब कलेजे के टुकड़े को मुखाग्नि देते हुए नदी के तेज बहाव की तरह बह निकला। नदी के किनारे पर जमे कीचड़ की दुर्गंध कई उजड़े घरों और टूटी जिंदगियों का कलेजा दहलाने वाली दास्तान सुनाने लगी। नदियों से घिरे देहरादून शहर की बढ़ती आबादी के रिहायशी इलाकों ने नदी और नालों के पानी की निकासी का रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। तेज बारिश में सड़कें तालाब बनने लगीं। पानी घरों और दुकानों में घुसकर तबाही मचाता हुआ अपनी ताकत का दम दिखाने लगा। अपने रास्ते में रोड़ा अटकाने वाली हर रुकावट को अपने वेग से उखाड़ फेंक कर पानी ने शहर की लापरवाह व्यवस्था को आईना दिखा दिया। नतीजतन
वही घर बहे, वही जिंदगियां उजड़ी जो पहले से ही गरीबी और अभाव की विभीषिका झेल रही थीं। नदी का गुस्सा जान और माल की बलि लेकर ही उतरा। बारिश थम चुकी थी, शहर ने फिर से रफ्तार पकड़ ली, लेकिन बाढ़ से तबाह इलाकों के लोग अभी भी बसने के लिए नई जगह की तलाश में भटक रहे थे। बस से गांव की तरफ लौटते हुए बाबूजी के झुके कंधे के सहारे बैठी विक्षिप्त सी मां की भावहीन आंखें शून्य की तरफ ताक रही थीं। उन्हें देखकर मेरे कानों में दादी का स्वर गूंजने लगा, मत जा बेटा, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। अगर शहर में पूरी रोटी मिलेगी तो गांव में आधी रोटी मिल ही जाएगी, परिवार तो साथ रहेगा। एक सवाल मस्तिष्क में आज भी कचोट रहा है, हम देहरादून कुछ हासिल करने आए थे या बर्बाद होने के लिए? किससे पूछूं? कौन देगा इसका जवाब? रिस्पना। अभी आपने शमा खान की ये कहानी सुनी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।